जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया है, मजे में है, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताइए, जैसे कि ग्रुप डी का हो गया या और भी परीक्षाओं का हो गया मेरे भाई यहाँ पर। तो ये वाला जो सेशन होगा ये सभी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र के लिए ये फायदेमंद आपका होने वाला है। सवालों पे समझते हैं। कोई भी सवाल बच्चे अगर तुम लोगों से बने तो फटाफट उसका आंसर दे देना भाई, ठीक है ना। चलो आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं भाई। सर एक बार कमेंट को थोड़ा जूम कर दीजिए, एसी बंद कर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल है तुम लोगों के सामने यहाँ पर, और सभी लोग इसका आंसर दीजिए। क्या कहा गया? कहा गया मेरे भाई एक्स और वाई किसी काम को 45 और 60 दिनों में खत्म करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में एक्स ने काम को छोड़ दिया और वाई ने बचे हुए काम को 39 दिनों में पूरा किया है। तो एक्स ने कितने दिनों तक जो काम है वो किया है मेरे भाई? आप यहाँ पर बताइए। बहुत एक प्यारा सवाल यहाँ। एक्स और वाई 45 और 60 दिनों में किसी काम को करता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ये किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? तो 45 दिनों में। और ये किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? तो 60 दिनों में। एलसीएम अगर हम देखें यहाँ पर तो 180 हो जाएगा। 45 का 4 गुना और 60 का मेरे भाई 3 गुना। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि उन्होंने साथ में काम शुरू किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्स ने छोड़ दिया। तो ऐसे मान करके चलिए कि यहाँ पर एक्स और वाई ने साथ में काम किया कुछ दिनों तक, उसके बाद में कौन छोड़ देता है? एक्स छोड़ देता है, और वाई जो अकेला है वो 39 दिनों तक इस कार्य को करता है। तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर ये काम हमारा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये टी का मान पूछा गया कि ये टी का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना है। ठीक, कि एक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि हर जगह पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, जो भाई लोग हैं यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, वो भी निःशुल्क मेरे भाई यहाँ पर इसका फायदा उठा पाएं और बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर सीख पाएं। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहा गया? एक्स प्लस वाई, यानी 7 इंटू टी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। y का मान 3 है तो यहाँ पर 3 इंटू 39 117 हो जाएगा, बराबर हो गया हमारे 180 के। अगर हम यहाँ देखें तो 70 का जो मान है मेरे भाई, इसको आप लेकर के चले जाओ तो 63 के बराबर, तो सीधा सीधा t का मान कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक भाई कह रहे हैं रेलवे गणित का सेकंड एडिशन का इंग्लिश जो है वो निकाल दीजिए। मेरे भाई कुछ टाइम में वो भी निकल जाएगा, परेशान मत होइए। वहां पे अभी हिंदी आ चुका है, इंग्लिश भी आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए। देखिए, स्पीड में आपको आंसर देना है। समझिए, ये सैंपल पेपर है, क्लास नहीं है। क्लास में हम लोग आराम आराम से पढ़ाई करते हैं, लेकिन सैंपल पेपर में अच्छे तरीके से हमें प्रैक्टिस करना होता है। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से फोकस करो। ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया। ए बी सी के वेतन इस अनुपात में है, ए और बी का वेतन मिलाकर कितना होता है? तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना % अधिक होगा? जब भी ऐसी कोई बात आती है तो एग्जैक्ट वैल्यू की नीड वहां नहीं पड़ती है, इस बात को ध्यान रखिए। कौन किससे कितना % ज्यादा है या कम है, इस चीज को पता करने के लिए सीधा रेशियो मेथड अपने आप में सफिशिएंट होता है। और रेशियो लेने का तरीका क्या होता है? इसकी टॉप की वैल्यू लेना है और बाकी दोनों का नीचे वाला। 3 इंटू 5 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो अगर हम यहाँ पर एबीसी का मेरे भाई यहाँ रेशियो देखें तो ए का मान कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। हम बी का मेरे भाई मान देखें तो यहाँ पर ये बॉटम, ये टॉप, और फिर यहाँ पर ये बॉटम। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई, इसका अपना टॉप लेना है और बाकी दोनों को क्या लेना है? तो बॉटम। 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर आप सी का वैल्यू लेते हो तो इसका टॉप ले लो, बाकी का बॉटम। 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब ये आपके सामने सर एबीसी का रेशियो आ रखा है। कहा गया कि ए का वेतन सी से कितना % अधिक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इससे कितना अधिक है? तो मेरे भाई 5 अधिक है। कितने पर अधिक है? 40 पर अधिक है। इंटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे। यहाँ पर ये सीधा सीधा हो जाएगा 1/8। 1/8 हमारा कितना % होता है? तो बोलोगे सर 12.5%। 1/8 कितना होता है? तो 12.5% होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ चलिए आ जाइए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया लेवल का है, और ये आपको समझने की आवश्यकता है। पढ़िए जरा आप लोग इस सवाल को। कहा गया जी 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 285 रुपए है। यदि पेन की कीमत में 6 रुपए की मेरे भाई कमी हो जाती है और पेंसिल में 5 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है, तो 11 पेन और 3 पेंसिल की कीमत हमारा 118 रुपए मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। तो 2 पेन और 3 पेंसिल, 2 पेन और 2 पेंसिल की मूल कीमत क्या होगी? दुनिया इसको मतलब अलग अलग तरीके से बनाती है, बट मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगा। जैसे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, देखो लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि सर ये पेन हो गया और यहाँ पर ये पेंसिल हो गया। समझ में आ गया बात? यहाँ पर
पेन की कीमत उन्होंने मानो x मान ली तो फिर 12 पेन की कीमत 12x हो जाती है, और पेंसिल की कीमत अगर y मान ली तो 7 पेंसिल की कीमत हमारी इतनी हो जाती है, और कुल मिलाकर के ये हो जाता है 285 मेरे भाई यहाँ। ठीक है, कहा गया यदि पेन की कीमत में 6 रुपए कम हो जाए, जो पेन पहले x का था अब वो x माइनस 6 का मेरे भाई हो जाए। ठीक है, और पेंसिल की कीमत 5 रुपए बढ़ जाए, पेंसिल की कीमत मेरे भाई यहाँ 5 रुपए बढ़ जाए, तो कहा गया मेरे भाई 11 पेन, यानी 11 पेन और साथ में 3 पेंसिल की कीमत। ठीक है, यहाँ पर ये कीमत कितनी हो जाएगी, 118 रुपए हो जाएगी। अब जब इस तरह के तुम इक्वेशंस को बनाते हो ना, तो तुम्हारे लिए x और y को सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कभी ऐसे इक्वेशंस के साथ में मेरे भाई यहाँ पर मत जाना, ये तुम्हारा नाश करेंगे। उल्टा तुम यहाँ पर ये देखना कि अगर तुम पेन की कीमत में कम करोगे तो बिल भी तुम्हारा कम का बनेगा, और अगर मेरे भाई वहां पर ऐसे समझ लो पेंसिल की कीमत में मेरे भाई यहाँ पर जो है कमी करोगे तो भी बिल बन, मतलब कीमत कम करोगे तो बिल कम होगा, और कीमत मेरे भाई यहाँ पर जो है बढ़ाओगे तो बिल बढ़ेगा। तो मैं ऐसे ना करके मैं तुम्हारे सामने उल्टा रखता हूं। मैंने यहाँ पर कहा कि सर यदि पेन की कीमत 6 रुपए कम हो जाए, मैं कहता हूं अगर मानो पेन की कीमत 6 रुपए कम नहीं हुई होती, पेन की कीमत 6 रुपए नहीं कम हुई होती, जितनी पेन की कीमत है मेरे भाई यहाँ पर उतना ही हुआ होता, तो मेरा बिल बढ़ जाता। और मेरा बिल कैसे बढ़ता, तो मैं बोलता हूँ सर देखो ये 118 रुपए का बिल है, इसमें इंक्रीमेंट हो जाता। और कितने का इंक्रीमेंट हो जाता, एक पेन पर 6 रुपए कम हुआ है तो बिल में 6 रुपया बढ़ेगा, एक पेन के चलते 6 रुपया बढ़ेगा तो 11 पेन के चलते कितना बिल बढ़ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बिल 66 हमारा बढ़ जाएगा। मतलब मैं अपने ओरिजिनल प्राइस पे अगर जाऊं कि भैया यही हमारा पेन का कीमत था, तो 11 पेन की कीमत यहाँ पर, जैसे आज मेरे पास में जो पैसा कम आया है, अगर मैं पुराना वाला रेट लगाता हूं तो मेरा बिल क्या होगा, बढ़ जाएगा। वैसे ही पेंसिल की कीमत बढ़ रखी है, मैं कहता हूं नहीं नहीं ये बढ़ा हुआ मान नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल मान चाहिए, तो बिल में पर पेंसिल मुझे 5 रुपए कम करने पड़ेंगे। अगर एक पेंसिल 5 रुपए कम करने पड़ेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 पेंसिल पर कितना कम करना पड़ेगा, तो 5 × 3 यानी 15 रुपए की कमी मेरे भाई करनी पड़ेगी। कितने की कमी करनी पड़ेगी, 15 रुपए की कमी यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इसका ओरिजिनल प्राइस चाहते हो तो बिल इतना बढ़ जाएगा। जैसे दुकानदार से तुम कहते हो भैया पुराना वाला रेट लगाइए ना, तो पुराना वाला रेट लगाने के लिए क्या होगा, वो यहाँ पर पेंसिल के बिल में इतना बढ़ा देगा, सॉरी पेन के बिल में इतना बढ़ा देगा और पेंसिल के बिल में वो इतना कम कर देगा। ठीक है, नियम जो होता है हल करने का वो ये होता है कि मेरे भाई x को बराबर करके खत्म कर दो या y को बराबर करके खत्म कर दो, सीधा सा मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब है, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। तो किसी एक को बराबर करके खत्म करोगे, तो जैसे 12 है तो इसको 11 से गुना करो, 11 है तो इसको 12 से गुना करो, तो ये भी 132 हो गया, ये भी 132 हो गया, जब घटाओगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये 77 हो गया और यहाँ पर ये 36 हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर 77 में से अगर आप यहाँ 36 को निकाल देते हैं तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो अगर आप 77 में से इसको निकाल देते हैं तो ये आपके सामने 41y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इसका 11 गुना कितना होता है, तो यहाँ पर इसको अगर 11 से गुना करोगे तो 5, 5 में 8 जोड़ोगे 13 का 3, 8 2 10 1 11 का 1, और यहाँ पर इतना, ये इतना हो जाएगा। और अगर हम इसको 12 से गुना करते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर है जरा देखना, तो बोलोगे सर यहाँ पर ये देखो 8 और 6 14, 6 1 7 1 8, 184 है, उसमें से मेरे को 15 घटाना है, 14 से 5 गया आपका 9 हो गया, 7 से 1 आपका 169 हो गया। और 169 का 12 गुना कितना होता है, 12 9 108 का 8 मेरे भाई 10 पास में, 12 6 72, 10 82 का 2 8 हाथ में, 12 का 8 2 20 मेरे भाई इतना हो गया। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसके 11 गुना में से इसके 12 गुना को घटा दिया तो ये आ गया, और इसके 11 गुना से इसके 12 गुना को घटा दिया तो मेरे भाई यहाँ पर ये आ गया। अब अगर हम यहाँ देखें तो y की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। नहीं, ये हमारा मतलब इतना है, अभी घटाया हमने नहीं है, यहाँ पे रुक जाइए। तो इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी आ गई है, 2028 आ चुका है। कितना आ चुका है मेरे भाई, यहाँ पर 2028 आ चुका है। ठीक है, तो हम इसमें से 2028 को मेरे भाई यहाँ पर घटा देंगे। अब घटा देंगे तो हमारे सामने देखो 31 25 क्या है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 31 25 आएगा, और इसको मेरे भाई 12 से मल्टीप्लाई करने पे 2028 आएगा। हमें डिफरेंस लेना है, 15 से 8 आपका 7 हो चुका है मेरे भाई, 2 से 2 आपका 0 खत्म हो चुका है, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया, 1107। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई हम साफ तौर पर कह पाएंगे इसकी वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 1107 है। ठीक है, अब अगर हम इसको काटते हैं तो भैया कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पर तुम देखो 41 से काटोगे तो 2 बार में तुम्हारा 82 हो जाएगा, और यहाँ 287 हो चुका है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई 7 बार में, तो y का मान जो आएगा तुम्हारे सामने 27 आएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 27। अब y की वैल्यू तुम्हारे सामने 27 है, तो x का मान कितना होगा,
तो बोलोगे सर ये देखो 12x हो गया हमारे सामने, 27 का 7 गुना 7 7 जा 49, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 7 दूनी 14 4 18, ये हमारे सामने इतना हो गया है, बराबर है 285 के। अगर हम 12x की वैल्यू को मेरे भाई दिखाते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जैसे ये 11 हो गया आपका, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 96 हो गया, तो यहाँ पर x का मान जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, y का मान 27, x का मान 8। अब इन्होंने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है जरा देखना, तो क्वेश्चन में कहा है कि 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत बताओ, 2 पेन और 2 पेंसिल की मेरे भाई यहाँ पर कीमत बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेन की कीमत 27 रुपए, तो 2 पेन की कीमत हमारी इतनी हो जाएगी, और 2 पेंसिल यानी यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, कुल मिलाकर के देखोगे तो 70 रुपए आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अक्सर होता क्या है भाई मेरे यहाँ पर कि जैसे आपका जो CBT 2 होता है उनमें थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना है, कैलकुलेशंस थोड़ी अच्छी करके चलनी है, तब जाकर के बात बनेगी, नहीं तो बात आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। देखो एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। क्या कहा गया, कहा गया कि भैया अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 96 से तो रिमाइंडर कितना होगा। एकदम हल्का सवाल है, आप यहाँ पर इसको 96 से डिवाइड करो और आप यहाँ पर इसको 96 से डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक भाई कह रहा है ALP में धांधली हुई है सर, जो है प्लीज आप लोग आवाज उठाइए, क्या धांधली हुई है भाई, थोड़ा सा बताओ एक बार, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया है नहीं इसका। चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या कहा गया, 5 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए, पढ़िए जल्दी से। कहा गया त्रिभुज PQR में आपके सामने एक ऐसा ट्रायंगल है, और यहाँ पर कहा गया कि एक त्रिभुज है हमारे सामने जो हो गया P हो गया, Q हो गया, और यहाँ पर R हो गया। RS PQ को S पर प्रतिच्छेदित करती है। अगर हम देखें यहाँ पर, तो जैसे RS हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये RS जो होगा वो PQ को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करेगा, तो जो कहा गया RS जो है PQ को S पर प्रतिच्छेदित करता है। त्रिभुज की भुजाएं QR का मान कितना है, तो QR का मान मेरे भाई यहाँ पर 36 हो गया, SQ का मान हमारे सामने कितना हो गया, तो 27 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, समझिएगा बात को लेकर के, ये कितना हो गया, 27 हो गया। उसके बाद में RS का मान कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर RS का मान हमारे सामने 18 हो गया, ठीक है। और साथ में कहा गया QRS वाला जो एंगल है बच्चों, ये जो QRS वाला एंगल है मेरे भाई यहाँ पर, ये QPR के बराबर है, ये वाला एंगल के मेरे भाई यहाँ पर बराबर है। PRS के परिमाप और QRS के परिमाप का अनुपात बताओ। जब भी तुम्हारे सामने इस तरह के सवाल आते हैं, तुम्हें पता है एक बात, यहाँ पे ऐसे सवालों में सिमिलैरिटी यानी समरूपता लगती है। ऐसे सवालों में क्या लगता है, सिमिलैरिटी यानी समरूपता लगती है, वो वर्कआउट करता है और वो तुम्हें बनाना होता है। अगर तुम सही तरीके से देखोगे सिमिलैरिटी लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम्हारे पास में यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो ये एक त्रिभुज है, ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर, ये एक त्रिभुज है। अगर हम देखें तो अब ये त्रिभुज में यहाँ पर क्या है, एक जो एंगल है मेरे भाई ऑलरेडी वो कॉमन है, एंगल SQR के लिए भी और एंगल PQR के लिए भी, एक एंगल तो तुम्हारा कॉमन हो गया, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल और यहाँ बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल मेरे भाई क्या किया गया है, तो बड़े वाले में यहाँ पर ये बराबर किया गया है। अगर आप देखो, मैं छोटे वाले में मेरे भाई यहाँ सिमिलैरिटी लगा रहा हूँ और छोटे वाले की तुलना किससे कर रहा हूँ, बड़े वाले के साथ में। तो वो कहते हैं ना कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अगर आप देखो यहाँ पर एक एंगल कॉमन निकल करके आ गया, दूसरा एंगल इक्वल निकल करके आ गया, तो ये मेरे भाई यहाँ पर डेफिनिट है। और यहाँ पर डेफिनिट क्या है, तो अब आप यहाँ बोलोगे सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो सर जो इसका ट्रिपल एंगल होगा, ट्रिपल एंगल का मतलब यहाँ पर ये वाला एंगल, सर यहाँ पर ये ट्रिपल वाले एंगल के क्या होगा, तो बराबर होगा। क्या होगा गुरुजी यहाँ पर, तो इसके बराबर होगा। तो इसको बनाने के मेरे भाई यहाँ तरीके क्या हैं, आप देखो। तो सर छोटे वाले में डबल के आगे कितना है, तो छोटे वाले में डबल के आगे 18 है, और यहाँ पर बड़े वाले में डबल के आगे कितना है, तो बड़े वाले में डबल के आगे सर यहाँ पर PR है। सिमिलर हो गया मेरे भाई। उसके बाद कहा गया छोटे वाले में सिंगल के आगे कितना है, तो 27 है गुरुजी यहाँ पर, और यहाँ बड़े वाले में सिंगल के आगे कितना है, तो 36 है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे सामने। उसके बाद में और हमारे बात यहाँ पर क्या हो गई, उसके बाद बात हो गई कि सर छोटे वाले में ट्रिपल के आगे कितना है, तो छोटे वाले में ट्रिपल के आगे 36 है, और बड़े वाले में ट्रिपल के आगे 27 प्लस PS है। तो मेरे भाई यहाँ कितना हो जाएगा, 27 और प्लस हमारे सामने PS हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर दो तरह का इक्वेशन बनाओगे, एक इक्वेशन यहाँ पर ये बनेगा जिससे तुम्हारा PR का मान निकलेगा,
और एक इक्वेशन यहाँ पर ये बनेगा जिससे तुम्हारा पीएस का मान निकलेगा। और जब ये तुम्हारे दोनों मान निकल करके चले आएंगे तब उसके बाद में यहाँ पर जो है तुम पेरीमीटर निकाल पाओगे। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो तुम मुझे बता दो भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम साफ तौर पर कह पाएंगे कि सर अगर आप इसको बराबर करते हो तो ये आपके सामने ऐसा हो जाएगा कि 18/PR और ये बराबर हो जाएगा 9 का 3 गुना 9 का 4 गुना, 3 गुना और 4 गुना। सर अगर 3 अपने आप का 6 गुना होकर 18 बन रहा है तो 4 अपने आप का 6 गुना होकर 24 बनेगा। यानी PR का मान कितना है गुरुजी? PR का मान हमारे सामने 24 है। PR का मान कितना है? तो PR का मान हमारे आगे 24 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये 3/4 है तो ये 3/4 को मैंने यहाँ लिख दिया है। ये हमारे सामने 36 बटे मेरे भाई 27 प्लस PS के मेरे भाई बराबर है। अगर तुम काटोगे 3 से मेरे भाई तो यहाँ 12 बार में 4 × 12 48 होगा। तो मेरे भाई 27 में अगर तुम PS को जोड़ोगे तो यहाँ 48 आ जाएगा और यहाँ से अगर तुम घटाओगे तो PS का मान कितना होगा? 48 - 27 यानी 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में जब तुम्हारे सामने PR भी निकल करके आ गया, PS भी निकल करके आ गया तो उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर तुम जो है पेरीमीटर निकाल सकते हो। किस किस त्रिभुज का परिमाप निकालना है जरा वो देखना। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि PRS का जो परिमाप है और QSR का जो परिमाप है वो तुम्हें बताना है। तो आ जाओ, चलो यहाँ पर ऊपर में आंसर देखो मेरे भाई। जब आंसर देखोगे तो क्या कहोगे? बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपको PRS, तो P हो गया, R हो गया, S हो गया। इसमें मुझे यहाँ पर ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू लेनी है। ठीक है, यानी PS का मान लेना है जो कि कितना होगा मेरे भाई? 21 हो जाएगा। इसके अलावा PR का मान मुझे लेना है जो कि कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये 18 लेना है। तो ये इसका परिमाप हो गया। इन तीनों का मान ले लिया तो उसका पेरीमीटर निकल करके आ गया। ठीक है, इसके बाद में कहा गया QSR का मेरे भाई परिमाप लेना है। तो Q का, S का, R का जो परिमाप है 27, 18, 36। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 27 प्लस मेरे भाई 18 और प्लस कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 20, 20, 40, 10, 50 और मेरे भाई 12, 62, 1, 63 हमारे सामने ऊपर हो गया। और देखेंगे 30, 20, 50, 10, 60। ठीक है, और उसके बाद में 8, 7, 15 मेरे भाई यहाँ पर जो है 75, 75, 6, 81 हो गया यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो 9 से 7 बार में, 9 से 9 बार में जो अनुपात है वो 7 और 9 का है। ऑप्शन नंबर जो C है मेरे भाई यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो C है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए भाई। तो ये आपको ध्यान रखना था कि कैसे हम इसके अंदर में समरूपता को लगाएंगे और उसके बाद में कैसे हम यहाँ पर जो है पेरीमीटर का मेरे भाई वैल्यू निकालेंगे। चलो यहाँ पर ये बता दो जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर बता दो। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बता दो। तुम्हें मैं यहाँ पर कुल मिला करके 30 सेकंड देता हूँ सॉल्व करने के लिए। जल्दी से बता दो क्या होगा, फटाफट मेरे भाई। चलिए बन गया मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया? पंकज ने अपने कुल धन का मेरे भाई यहाँ पर 1/3 भाग 7% के दर पे, फिर उसके बाद में 1/4 जो भाग है मेरे भाई यहाँ पर वो 8% के दर पे, और जो शेष भाग है वो हमारा 10% के दर पर जमा मेरे भाई यहाँ पर जो है वार्षिक दर पर साधारण ब्याज दिया है। उसका वार्षिक जो ब्याज है वो 1683 रुपए है। वार्षिक जो ब्याज है वो 1683 है। तो उसके पास कितना धन होगा? ठीक, बहुत प्यार से आपको समझना है कि पंकज क्या क्या करता है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ समझना, उसके पैसे का मेरे भाई यहाँ पर 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने के दर पर है? तो मेरे भाई 7% के दर पर है। बाकी का हमारा जो 1/4 भाग है मेरे भाई वहां पर वो कितना है? तो 8% के दर पर उसने अपना पैसा दिया है। और शेष भाग यानी जो उसके पास में रिमेनिंग मेरे भाई हो जाता है उसको वो कितने पर दिया है? तो उसको यहाँ पर वो 10% पर मेरे भाई दिया हुआ है। इतने भाग को इतने पे, इतने भाग को इतने पे, बाकी को इतने के ऊपर में कहा गया कि उसका वार्षिक जो ब्याज है वो हमारा इतने का है। पूरे साल में मेरे भाई यहाँ पर वो व्यक्ति जो है इतने का ब्याज अपना दे रहा होता है। तो उसके पास में कितना पैसा था?
ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास में एक ऐसा पैसा लेना है जिसका तुम एक तिहाई कर पाओ, एक चौथाई कर पाओ, रिमेनिंग निकाल पाओ। तो मेरे भाई जब भी ऐसा होता है ना, ये तुम्हारा क्या है तो मेरे भाई प्रिंसिपल है, और ये तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो रेट है। तो मैं हमेशा तुमसे ये बात कहता हूँ कि प्रिंसिपल का रेशियो ले लिया करो। क्या ले लिया करो? रेशियो। एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 3 से और 4 से कटेगा। तो मानो 12 ले लो मेरे भाई। ठीक है, तो अगर तुम पैसा को मानो 12 या 1200 ले लेते हो, तो 1200 ले लेते हो बच्चे, तो तुम्हारे पैसे कैसे टूटेंगे जरा वो देखना, समझना मेरी बात को। इस 1200 का मेरे भाई यहाँ पर एक तिहाई आपको लेना है, 1200 का एक चौथाई लेना है, और 1200 का रिमेनिंग लेना है। तो 1200 को 3 से भाग करो, कितनी बार में आ जाएगा? 400 मेरे भाई यहाँ पे। 1200 को 4 से भाग करो, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 1200 में 700 निकाल दिया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 500 हो जाएगा। तो ये रेस्पेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये जो तुमको फ्रैक्शन में लिखना पड़ा है, ये फ्रैक्शन से तुमको छुटकारा मिल जाएगा, और तुम सीधा 400, 300, 500 लिख पाओगे कि सर ये मूलधन हमारे सामने 400 है, ये हमारे सामने 300 है, और ये हमारे सामने 500 है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि उसका साधारण ब्याज 1683 है। एक काम करते हैं, हम सबका साधारण ब्याज निकालते हैं। ठीक है, आपको पता है 400 का 7% में ब्याज कितना आएगा? 28 यूनिट आएगा। 300 का 8% परसेंट से दोनों जीरो खत्म, कितना आएगा? 24 रुपए का यहाँ पर मेरे भाई ब्याज आएगा। 500 का 10% कितना आएगा? 50 आएगा। टोटल साधारण ब्याज हमारा कितना यूनिट आएगा? 5 2 7 2 9 90, और मेरे भाई 8 4 12 102 यूनिट आएगा। कितना आ जाएगा? तो 102 यूनिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में ये देखा करो किसका मान दिया है, और ये देखा करो पूछा किसका मान है। 1683 रुपया साधारण ब्याज दिया गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो साफ तौर पर कह पाएंगे कि गुरुजी ये 1683 जो है ये साधारण ब्याज की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 102 का मान है। और हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि उसके पास में कितना पैसा था, मतलब उससे 1200 का मान हमसे पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो साफ तौर पर कह पाएंगे कि 2 से आप काट लीजिए 51 बार में, और 2 से काट लीजिए आप 600 बार में। 51 का अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में क्या हो जाएगा? तो यहाँ 153 हो गया मेरे भाई। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? फिर उसके बाद में 3 बार में इतना हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम हमारे क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर 19800, 19,800 रुपए जो है हमारे सामने कुल मिला करके पैसा बन जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है ये बात? बस क्लास 800 जो है वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल करके चली जाएगी। तो हमने यहाँ पर ये प्रिंसिपल देख लिया कि हमारा कितना है। उसके बाद में जो रेट है मेरे भाई यहाँ पर वो हमने देख लिया मेरे भाई कितना है। इस प्रिंसिपल पर इस रेट से हमारा ब्याज इतना निकल करके चला आएगा। ये हमारे सामने मेरे भाई क्या हो गया? तो टोटल हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, यानी ये हमारा क्या है? तो ब्याज की वैल्यू, और हमें क्या निकालना है? तो प्रिंसिपल का मान हमें निकालना है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पेपर में याद रखिए, जैसे परसेंटेज से भी क्वेश्चन आएगा, एसआई से भी आएगा, प्रॉफिट लॉस से भी आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ज्यादा बनेंगे, और उनमें थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से अप्रोच अपना लेकर के चलना पड़ेगा। पेपर में सारा फाइट आप लोगों का टाइम के अगेंस्ट होने वाला है कि आप किसी सवाल को कितने तेजी में हल करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देखिए क्या कहा गया। बोला गया एक बैग के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर 50 पैसा का भी कॉइन है, 25 पैसा का भी कॉइन है, और 10 पैसा का भी मेरे भाई यहाँ पर कॉइन है। तीनों तरह के कॉइन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और वो किस रेशियो में है मेरे भाई? यहाँ पर 16:8:20 के रेशियो में है। ठीक है, जिसको अगर हम अमाउंट निकालते हैं तो 384 हो जाता है। तो बताओ 10 पैसा का कॉइन कितना होगा? ये जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, कॉइन वाले केस में यहाँ पर क्या होता है? तो कॉइन वाले केस में मेरे भाई ये हो जाता है कि जैसे तुम्हें ये कह दिया जाएगा कि कॉइन इस रेशियो में है और इसका टोटल इतना बनता है, तो कॉइन का रेशियो दे देगा, टोटल वैल्यू दे देगा, और ये पूछेगा बताओ सिक्के की जो संख्या है वो यहाँ पर क्या है। या ऐसा हो जाएगा सिक्कों की संख्या दे देगा, तो बोलेगा बताओ बैग में पैसा कितना है। तो कॉइन वाले क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। पहला, तुम्हारा जो कॉइन है मेरे भाई यहाँ पर वो किस चीज का है? तो जो तुम्हारा कॉइन है मेरे भाई यहाँ पर वो 50 पैसे का है। फिर उसके बाद में जो तुम्हारा कॉइन है वो 25 पैसे का है, और फिर उसके बाद में जो तुम्हारा कॉइन है मेरे भाई यहाँ पर वो 10 पैसे का है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा समझो। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर ये तो हमारे सामने क्या हो गया? तो ये हमारे सामने वैल्यू हो गया, ये हमारे सामने क्या हो गया? वैल्यू हो गया। इसके अलावा अगर हम संख्या की बात करते हैं, नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो रेशियो ले सकते हो। 4 से 4 बार में, 2 बार में, 5 बार में। 4, 2 और 5 का मेरे भाई रेशियो ले लिया हमने।
कि सर ये 4 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पर ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो 50 पैसे के 4 कॉइन कितने रुपए बनाते हैं, 2 रुपए बनाते हैं। 25 पैसे के 2 कॉइन कितना बनाता है, 50 पैसा मेरे भाई बनाता है। तो 50 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करके देखो, सबको रुपए में बदल दो, बात मानो मेरी। 50 पैसे के 4 सिक्के 2 रुपए बनाते हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के मेरे भाई 50 पैसे यानी 0.5 रुपीज बनाता है, और 10 पैसे का 5 सिक्के यानी इतना बनाता है। इनफैक्ट तुम ऐसा भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई करने के बाद में 100 से डिवाइड कर दो, कि सर मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दिया, काम खत्म। यहाँ पे 2 रुपए आधा आधा 1 रुपए यानी कितना रुपया, 3 रुपया, मतलब 3 यूनिट हमारे सामने हो गया। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे सामने 384 दिया गया है, और 384 हमारे सामने कितने का मान है, तो 3 का मान है। हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है, तो हमसे मेरे भाई यहाँ पर 10 पैसे का नंबर ऑफ कॉइन कहा गया। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन, यानी इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 से 1 बार में, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 8 बार में, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो 640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 640 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉइन वाले में ऊपर में वैल्यू लिखा जाता है, नीचे में नंबर लिखा जाता है, मल्टीप्लाई करके रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर इसका मान दिया गया है तो वो ठीक है कि सर ये जो 384 है वो 3 का मान है, और अगर ये 384 नंबर ऑफ कॉइन की वैल्यू होती तो मेरे भाई 11 का मान करके इससे गुना हम कर देते। ठीक है, आ जाओ चलो, एक मेरे भाई यहाँ पर छोटू सा क्वेश्चन अलजेब्रा का, वो भी देख लो, क्योंकि अलजेब्रा के तुम्हारे ये एक्स वाले क्वेश्चन भी पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं और इनके आने की भी संभावनाएं होती हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे x + 1/x की वैल्यू तुम्हारे सामने है, और यहाँ पर 8 का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये जैसे इवन पावर में अगर नेगेटिव आ जाए, इसको कैसे हल करते हैं जरा वो देखो। कभी भी तुम्हारे सामने अगर कोई भी इवन पावर का मेरे भाई यहाँ नेगेटिव आ जाए तो हम इसे कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने का मेरे भाई यहाँ पर रीजन क्या है, देखो 8 का आधा कितना होता है, तो 8 का आधा मेरे भाई यहाँ पर 4 होता है। 8 का आधा कितना होता है, 4 होता है। 4 का आधा मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो मेरे भाई 2 होता है। 2 का आधा हमारे सामने कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम x - 1/x भी करेंगे। ठीक है, ये समझिए मेरी बात को लेकर के आप। ठीक, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है। हमने यहाँ पर क्या करना है, 8 का आधा 4, 4 का आधा तो 2 का आधा 1, और उसके बाद में यहाँ पर x - 1/, क्या करेंगे, तो x करेंगे, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पावर 4 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर क्या है, कैसे कैसे वैल्यू निकालना होता है जरा समझना। x + 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। तो जैसे तुम पावर को डबल करते हो, पिछली संख्या के स्क्वायर में से 2 कम करना होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर जैसे तुम पावर को डबल करोगे, इसके स्क्वायर में से 2 कम करना है, तो 23 का स्क्वायर 529 होता है, 2 कम करोगे तो 500 मेरे भाई 27 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और जैसे तुम प्लस से मेरे भाई माइनस में जाते हो, तो तुरंत यहाँ पर क्या होता है, √n² - 4, जो कि ब्रिजिंग का कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं। तो इसका स्क्वायर में से 4 घटाओ तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। √अंडर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बस मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप चाहिए तो इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, और चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम इसको मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम लगा लो, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे √21 तो मेरे भाई हर जगह पे है, तो ऐसे समझ लो √21 से तुमने सारे जगह के √21 को मेरे भाई यहाँ पर काट दिया। ठीक है, अब बात आती है डिजिटल सम की, तो एक बार डिजिटल सम लगा लो मेरे भाई। 6 6 12 5 17, उसका यूनिट कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 7 5 12 6 18 कितना हो गया, तो डिजिटल सम 9 हो गया। ठीक है, 6 6 12 और 6 मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 का मतलब कितना हो गया, 9 हो गया। 7 2 9 खत्म करो, 6 5 11, ds हमारा 2 हो गया। मामला तब फंस सकता है जब या तो ऑप्शन नंबर बी हो या सी हो, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो मेरा मामला आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर मेरे भाई जो ds है उसका देखता हूँ डिजिटल सम कितना होगा। 7 2 9 खत्म हो गया तो ds हमारा 5 आ गया, और 3 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 5 आ गया, और अगला भी कितना हो गया, 5। 5 को यहाँ गुना करोगे 125 आएगा, और 125 का डिजिटल सम 5 2 7 और 1 मेरे भाई 8, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन का है, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है।
तो पेपर में कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहली बात अपने अप्रोच को सही रखो, स्मार्ट अप्रोच लगाओ वहां पे। और दूसरी बात मेरे भाई वहां पर कि क्वेश्चन को भी लास्ट में वेरीफाई करने के लिए आप यहां पर जो है डायरेक्ट मत चले जाइए मेरे भाई, सीधा सीधा डिजिटल सम का प्रयोग करिए, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। डिजिटल सम हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, डिविजिबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें मेरे भाई वहां पर हो गई हमारी। ठीक है, आ जाओ चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन की मेरे भाई यहां पर बात करते हैं, क्या हो गया जरा देखो। 9 नंबर सवाल की मेरे भाई यहां सीधे सीधी बात है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई देखिए यहां पर क्या कहा गया। 490 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। इस ट्रेन को विपरीत दिशा में 42 की चाल से चल रही 500 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अ ट्रेन ऑफ 490 मीटर ओवरटेक्स अ मैन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन 12 सेकंड। ट्रेन की मेरे भाई जो लंबाई है वो हमारी कितनी है बताना। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 490 मीटर, इस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 490 मीटर की है। ठीक है, उसके बाद में ये ओवरटेक करता है किसी मैन को, जो मेरे भाई यहाँ पर अ ट्रेन ऑफ लेंथ इतना ओवरटेक अ मैन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतना इन 12 सेकंड। ये ट्रेन एक व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को पार करता है। हिंदी में पढ़ लीजिए कि 490 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। और जो व्यक्ति है वो भी इसी दिशा में, ट्रेन भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है मेरे भाई यहाँ पर मुस्कुराते हुए वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेन की लंबाई हमारी इतनी है, और ट्रेन जो है मेरे भाई कितने के चाल से चल रही है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो कहा गया एक लंबी ट्रेन इतने की चाल से चल रहे व्यक्ति, नहीं ये वाली जो चाल है ये व्यक्ति की चाल है, इतनी कम चाल इसकी नहीं हो सकती, ये व्यक्ति की चाल है। कि सर यहाँ पर साफ तौर पे कहा गया है कि एक हमारे पास में ट्रेन है जो कि इतना मीटर लंबी है, वो एक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को सर कुल मिलाकर के कितने सेकंड में पार करती है, तो 12 सेकंड में सर यहाँ पर पार करती है। तो यहाँ ट्रेन का मेरे भाई कहीं ना कहीं स्पीड मेरे भाई नहीं दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया जरा वो पढ़ो। कहा गया इस ट्रेन को विपरीत दिशा में इतने की चाल से चल रही 500 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर यही ट्रेन जो इस डायरेक्शन में चल रही है, अगर विपरीत में यहाँ पर एक और ट्रेन आ जाती है, ठीक है, तो इस ट्रेन को मेरे भाई, यही वाली ट्रेन जिसकी लंबाई कितनी है, तो 490 मीटर है, जिसकी खुद की चाल मेरे भाई कितनी है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यही ट्रेन विपरीत से एक और ट्रेन को पार करना चाहती है, और विपरीत वाली जो ट्रेन आ रही है उसकी रफ्तार हमारी कितनी है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की है मेरे भाई। ठीक है, और उसका यहाँ पर जो लंबाई है वो कितने का है, तो 500 मीटर का है। तो कहा गया अब ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय मेरे भाई यहाँ लेगी, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रेन व्यक्ति को पार करने में अगर 12 सेकंड लेती है, तो ये ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लेगी, आप हमको यहाँ पर ये बताइएगा। कैसे आप इसको मेरे भाई यहाँ पर हल करेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये केस नंबर आपका 1 है। जब कोई ट्रेन किसी इंसान को पार करता है तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं सर ये हो जाता है टाइम, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाता है, तो 490 हो जाता है। और स्पीड की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो स्पीड में हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा x - 9। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में नहीं है तो मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि मैं सीधा सीधा ऐसा भी कर देता हूँ कि यहाँ पर सीधा सीधा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख देता हूँ, वैसे लिखने से तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी इंसान को पार करती है या किसी भी ऑब्जेक्ट को पार करती है और दोनों के पास में स्पीड है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस किया जाएगा, सेम डायरेक्शन में तो माइनस होगा। तो स्पीड की बात करते हैं तो ये हमारे सामने स्पीड माइनस में होगा। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है 5/18 से गुना करने पे मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ये हो गया स्पीड। स्पीड बराबर क्या होगा, स्पीड बराबर मेरे भाई यहाँ होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 490 और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 हो जाएगा। आप अगर यहाँ देखें तो मेरे भाई क्या कहेंगे, तो आप 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, 5 से मेरे भाई यहाँ काटेंगे 5 × 9 = 45, और मेरे भाई यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर ये इतना बार में। 2 से अगर हम काटेंगे तो 49 बार में। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x - 9 की वैल्यू 3 को इसके साथ में अगर हम गुना करते हैं तो मेरे भाई यहाँ 147 हो जाता है। फर्दर x की वैल्यू को अगर हम देखें तो ले जा करके जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर 156 हमारे सामने हो जाता है। x की वैल्यू कितनी हो गई, 156 हो गई। x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई यहाँ पर 156, सही है एकदम। बताइए, देख लीजिए मेरे भाई आप लोग, यहाँ पर स्पीड को यहाँ 5/18 से गुना किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में आप इसको बना पाए। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई सीधा सीधा टाइम होता है।
आप अगर काटोगे 6 से 2, 6 से 3, 5 9 45 हो गया भैया, और 5 8 40 हो गया। फिर उसके बाद में जो है तुम्हारा 2 से तुम काटे 49 बार में, बिल्कुल हमारा सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे मानो तुम्हारे सामने x की वैल्यू आ गई, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ये वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार करेगी तो समय कितना लगेगा। मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना, टाइम बराबर में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। अब तुमको टाइम निकालना है, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, तो जब एक ट्रेन दूसरे को पार करती है तो डिस्टेंस में दोनों को जोड़ देते हो, तो डिस्टेंस में तुम्हारे सामने 990 हो जाता है। और स्पीड में यहाँ पर क्या करोगे, तो इनके स्पीड को मेरे भाई तुम यहाँ जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो 156 में तुम यहाँ पर इसको जोड़ करके देखो, तो 15 और 4 19 और 6 और 2 यहाँ पर 198, ये कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको यहाँ 5/18 से आपको गुना करना पड़ेगा। और क्यों गुना करना पड़ेगा, ताकि मीटर पर सेकंड में आप इसको बना पाओ। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर इसको काटते हो तो 18 से आपका कितनी बार में कटेगा भाई मेरे, 11 बार में आपका कटेगा। 11 से आपका कितनी बार में कटेगा, 90, और 5 से कितनी बार में कटेगा, 18 बार में। सो ओवरऑल जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 18 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। तो मतलब पहले फोटो के माध्यम से हमने टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको समझाया कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और तब उसके बाद में हमने सॉल्व करके आपको बताया कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, आ जाओ, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई, आगे यहाँ पर क्या कहा गया, आगे यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई, एनटीपीसी का यहाँ पर ये सवाल है आपका, और क्या है, एक फैक्ट्री में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 14,000 है, 80 कुल श्रमिक का औसत वेतन 15,000 है, और शेष का मेरे भाई यहाँ पर 12,000 है। तो श्रमिकों, फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करिए कितना होगा। ऐसे सवालों को तुम चाहो तो एवरेज से भी बना सकते हो और चाहो तो एलिगेशन से भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर, सारे वर्कर का जो औसत है वो हमारे सामने कितना है, तो वो हमारे सामने 14,000 है। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ 80 वर्कर, 80 लोगों का मेरे भाई जो औसत है वो कितना है, तो वो हमारे सामने मेरे भाई 15,000 है। ठीक है, और बाकी लोगों का यहाँ कितना है, जैसे मानो कुछ लोग और रहे होंगे, उनकी सैलरी मेरे भाई यहाँ कितनी है, तो उनकी सैलरी मेरे भाई यहाँ 12,000 है। कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर 12,000 है। ठीक है, तो कहा गया कुछ श्रमिकों का इतना है, कुछ श्रमिकों का इतना है, टोटल हमारा इतना है, तो टोटल वर्कर की संख्या बता दो क्या होगा। विद इन सेकेंड्स मेरे भाई आप इसको बना सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 15,000 में से मेरे भाई 14,000 जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। और यहाँ 14,000 में से मेरे भाई यहाँ जो है कुल मिलाकर के 12,000 जाएगा, तो यहाँ 2,000 आ जाएगा। आप अगर समझदार हैं तो 2,000 का मान 80 है, तो 1,000 का मान कितना होगा, तो मेरे भाई 40 होगा। सिंपल सी बात है, कितना होगा मेरे भाई, 40 होगा। और 40 होगा तो टोटल वैल्यू 80 जमा 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो टोटल वर्कर की संख्या कितनी होगी, 120 होगी। ठीक है, काफी लोग इसको एवरेज के तरीका से अपनाते हैं, लेकिन मेरे भाई एवरेज के तरीका से यहाँ पर यह सवाल बनाना लेंदी बन जाता है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ वो तरीका बनाओ जिससे तुम्हारा वक्त जो है वो काफी बचे। ठीक है, चलो आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, एकदम हल्का सवाल। यहाँ पे क्या कहा गया इस सवाल में, जरा वो देखिए क्या है। ठीक है, हमारे सामने कहा गया एक आयताकार भूखंड का जो विकर्ण है वो 37 है। अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमारा कितना है, तो 37 है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हमारे सामने कितना है, तो 420 है। अब यहाँ पर क्या कहा गया, ये हमारे सामने मेरे भाई क्या है, तो हमारा क्षेत्रफल है। 37.5 रुपए प्रति मीटर की दर से चारों ओर बाण लगाने की जो लागत है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है। कई बार ऐसा होता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट एट अ रेट ऑफ इतना। तुम अगर प्लॉट की घेराबंदी करना चाहते हो मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम मुझे एक बात बताओ, घेराबंदी तुम कब कर पाओगे। घेराबंदी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें पूरा पूरा लेंथ और ब्रेथ पता होगा, यानी पेरीमीटर पता होगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा मेरे को ट्रिपलेट याद आता है 37 है, वो है मेरे भाई 12 35 37, कि मैं इसको 12 ले लूं और इसको 35 ले लूं, तो यहाँ पर उसके कारण ये 37 बनेगा। अगर मानो किसी को लग रहा है कि नहीं 12 35 आपने लेकर के गलती कर दी है, ऐसा नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल मेरे भाई आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल 420 दिया गया है और लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पे 420 आना चाहिए। तो मेरे भाई 12 का 5 गुना 60 का 0 6 पास में, और 12 का 3 गुना 36 और 6 42, यानी आपका एरिया जो है वो वेरीफाई
हो चुका है। तो अगर तुम्हारा एरिया वेरीफाई हो चुका है, इट मींस यहाँ पर यही तुम्हारा लेंथ और यही तुम्हारा क्या रहेगा, ब्रेथ रहेगा। अब कहा गया कॉस्ट बताओ कि कॉस्ट तुम्हारा कितना आएगा, तो कॉस्ट बराबर पेरीमीटर इंटू रेट हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर कॉस्ट बराबर क्या हो जाएगा, तो सीधा बोलोगे सर जो आपका यहाँ परिमाप है और उसको हम रेट से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। पेरीमीटर कितना है, तो मेरे भाई 47 और ये भी 47, यानी पेरीमीटर हमारे सामने 94 है। और रेट की अगर हम बात करें तो रेट हमारे सामने कितना है, तो रेट हमारे सामने 37.5 रुपए का रेट हमसे लगाया गया है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। मैं बोलूंगा मेरे भाई देखो जीरो बनने की तो कहीं पर कुछ खास संभावना होगी नहीं, तो मेरे भाई यहाँ देखो जैसे 10 आएगा तुम्हारा, ठीक है, और आ जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर जीरो नहीं बनेगा तुम्हारा, जीरो नहीं बनेगा तो बाकी दो ऑप्शंस तुम्हारे कट गए, इन्हीं में डिजिटल सम लगा लो। तो अगर तुम डिजिटल सम लगाओगे मेरे भाई यहाँ पर तो इसका डीएस कितना होगा, 4 होगा, और ये 7 3 10 5 15, 15 का डीएस कितना होगा, 6 होगा, 6 चौके 24 का डिजिटल सम 6 होगा। किस ऑप्शन का डिजिटल सम तुम्हारा 6 आ रहा है, तो 6 और 3 9 खत्म, 7 5 12 का डीएस 3 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 5 5 10 10 3 15, ठीक है, 5 5 10 10 5 15, 15 का डीएस हमारा 6 आता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बाकियों के भी तुम डीएस देख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अब बोलोगे सर ये 7 3 10 5 15 इसका भी डीएस 6 है, इसको आपने क्यों नहीं टिक किया, इसीलिए नहीं टिक किया क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो तुम्हारा डेसिमल है ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वो डेसिमल खत्म हो जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट पर जीरो नहीं आएगा। यूनिट डिजिट पर कभी भी आएगा तो 5 ही आएगा। नहीं यकीन हो तो तुम ऐसे भी देख लो मेरे भाई, 94 है और उसके बाद में 375 है, दशमलव हटा करके नीचे 10 आ गया, 5 से 2 बार में, 5 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, 47 बार में, और 2 से काटोगे 1 बार में, 8 बार में, ठीक है। 2 से तो सॉरी यहाँ पर ये 5 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 2 से काटा 5 बार में और 2 से काटा 47 बार में, 5 से इसको तुम काटोगे तो 5 सते 35 हो गया, 50 देखो ये 7 पचे 35 यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो वही हम समझा रहे थे कि ये वाला और ये वाला तो पहले ही खत्म हो चुका है, रेस में तो है ही नहीं। अब जो बाकी बच गए ये दोनों, तो इनको भी तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, इनको भी तुम्हें कौन से तरीके से मेरे भाई बनाना है, तो डिजिटल सम लगा करके बनाना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना है तो इतना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन की उम्मीद आप लोगों से है, आप लोग इसका उत्तर देंगे, जल्दी से दीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया जरा पढ़िए। कहा गया मेरे भाई 8,000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें यदि 3 वर्षों का जो ब्याज दर है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना और इतना और इतना है मेरे भाई। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इन 3 years ऑन अ सम ऑफ इतना इफ रेट ऑफ द इंटरेस्ट आर इतना। साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर बताना है। तो अगर हम साधारण की मेरे भाई बात करते हैं तो साधारण ब्याज तो नॉर्मली क्या हो गया, सबको जोड़ दो, 5 3 8 2 10 मेरे भाई यहाँ पर ये इतना % हो जाएगा। और जब बात चक्रवृद्धि ब्याज की आती है तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मेरे भाई मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है, अगर आपको पता हो तो। 3 सालों का जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट तुम यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, a + b + c, फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ab + bc और प्लस यहाँ पर ac डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 100, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा abc अपॉन में कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ पर। तो a + b + c हमारा कितना हो गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद में ab हमारे सामने इतना, bc हमारे सामने मेरे भाई इतना, ac हमारे सामने कितना मेरे भाई इतना, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आ जाइए a × b × c, 2 × 3 6 6 पचे कितना हो जाएगा, 30, और बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। आ जाइए चलिए, अगर हम देखें तो यहाँ 15 6 21 और 21 10 31, 31 को 100 से भाग करेंगे 0.31 मेरे भाई यहाँ हो जाएगा। आप अगर देखेंगे 5 को 1000 से भाग करना है तो 5 को 1000 से भाग करना है तो मेरे भाई 0 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 10.315, ये हमारे सामने कुल मिलाकर के चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये हमारे सामने क्या है, तो साधारण ब्याज है। अंतर हमारा कितने का है, तो 0.315% का है, ये हमारा अंतर है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो अंतर है। अगर ये हमारा अंतर है तो क्वेश्चन में कहा गया बताओ इस पर वो वैल्यू जो बताओ यहाँ पर क्या होगा, जो अंतर होगा वो कितना होगा। तो मूलधन दे करके अंतर पूछा गया है, तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये जो 8,000 है मूलधन है, मतलब कितने का मान है, 100 का मान है, और हमसे जो पूछा गया है वो 0.315 का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें साफ तौर पर यहाँ जो है मेरे भाई खत्म करेंगे। आप यहाँ देखो, बोलोगे सर 8 × 5 40 का 0, 4 पास में 12 का 2, 1 पास में 24 1 25, और इसको मेरे भाई भाग करना है 100 से, 25.20। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो 25.20 कितना हो जाएगा,
15 8 120 मेरे भाई यहाँ पर। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या बताना। 0.313 आएगा। एक सेकंड 3 6 5 30। अच्छा 1 सेकंड भाई, यहाँ पर ये 3 होगा, माफ करना। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा 3 होगा और ये वाला भाग 3 होगा, तो यहाँ पर भी मेरे भाई जो होगा वो 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा, तो ये भी हमारा 3 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटे छोटे चेंज है, कर लेते हैं, इससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं हमारे आंसर पे। ये हमारा 3 हो जाएगा, ये भी हमारा 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी हमें कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हमें 3 ही लेना पड़ेगा। ये डिफरेंस हमारा सामने ऐसा हो गया। अब अगर ये आपका इतना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मल्टीप्लाई करो। 8 × 3 24 का 4, 2 हाथ में 8 एकम 8 2 10 25.04 और यहाँ पर इतना हो जाएगा, तब भी बात वही आएगा। वो डेसिमल जो था वो तुम्हारा इतना इम्पैक्ट लेकर के नहीं आ पाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि ए बी सी को गुना करोगे 2 × 3 6 6 5 मेरे भाई 30 हो जाएगा ना, तो 30 बटे इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो ओवरऑल हमने देखा ये साधारण था, ये चक्रविधि था, ये अंतर था। जो दिया गया था वो प्रिंसिपल का मान था, जो पूछा गया था वो अंतर का मान था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल देखो तुम्हारे सामने क्या है। क्वॉट -10 का मान दिया है, क्वॉट +10 का मान, वही अलजेब्रा वाला क्वेश्चन कि मेरे भाई यहाँ पर x - 1/x का जो मान है वो हमारे सामने इतना है और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, हमसे यहाँ पर x + 1/x का मान मेरे भाई पूछा गया, माइनस की वैल्यू देकर के प्लस का मान हमसे पूछा गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे n² + 4, तो यानी यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, तो ये होगा, और प्लस हमारे सामने कितना होगा, तो ये होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखें 4 चौके 16 9 25, तो मेरे भाई यहाँ पर 25/4 हो जाएगा। 25/4 का रूट अगर हम करेंगे तो मेरे भाई 5/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई दफा मैं आपको ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया करके सेशन को मेरे भाई लाइक करिए और हर जगह पर आप इसको शेयर करते रहिए, ताकि बाकी जो यहाँ पर जरूरतमंद बच्चे हैं उनका फायदा हो पाए, उन बेचारों की यहाँ पर सीबीटी की तैयारी जो है बढ़िया तरीके से हो पाए। कई बार आप बहुत जगह पर अच्छा पैसा भी दे देते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कंटेंट नहीं मिलता है और आपकी तैयारी अधूरी रह जाती है। तो मैं नहीं चाहता मेरे भाई यहाँ पर कि किसी बच्चे की तैयारी में कोई कमी हो। अंत समय में हम अपनी तरफ से पूरा जोर मारेंगे उसके ऊपर में। आपको सहयोग भी करना है मिल करके उसका, और हमें भी उसका सहयोग करना है। हर जगह तक ये वीडियो पहुंचा करके हर बच्चे की मदद करनी है। ठीक है, तो पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए आज ये 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एक बहुत ही लोकल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये समय तथा कार्य नल और टंकी का। क्या कहा गया, पढ़िए। 2 पाइप ए और बी क्रमशः 24 और 36 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। ए को पहले खोला जाता है और पाइप बी को हर चौथे मिनट में खोला जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर टैंक कितने समय में भर जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ए हमारा 24 होगा, ये हमारा 36 होगा। दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो वो हमारा कितना ले लेंगे, 72। 24 का 3 गुना, 36 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना। ठीक है, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि देखो सबसे 4 मिनट की जो बात है, पूरा 4 मिनट की बात है। ये तुम्हारे सामने पहला मिनट है, ये तुम्हारे सामने दूसरा मिनट है, ये तुम्हारे सामने तीसरा मिनट है और ये तुम्हारे सामने चौथा मिनट है। पहले मिनट में मेरे भाई यहाँ पर कौन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है, मतलब 3 यूनिट। दूसरे मिनट में मेरे भाई यहाँ पर कौन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है, 3 यूनिट। तीसरे मिनट में कौन काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा है, 3 यूनिट। लेकिन चौथे मिनट में कौन काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, यानी 5 यूनिट। तो अगर मैं इकट्ठा 4 मिनट की मेरे भाई बातें करूं तो मुझे 4 मिनट में कितना काम मिल जाता है, हर 4 मिनट के स्लॉट में मुझे कितना वर्क मिल जाता है, 3 3 6 3 9 5 14 यूनिट। कितना यूनिट मिल जाता है, 14 यूनिट मिल जाता है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सर हर 4 मिनट में, आप समझिएगा, हर 4 मिनट में गुरुजी मेरे पास में जो काम है, हर 4 मिनट में मेरे पास जो काम है वो 14 यूनिट मिल जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आप बताओ। पहला मिनट इतना, दूसरा मिनट इतना, तीसरा मिनट इतना, चौथा मिनट में दोनों आ गए, फिर 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इसी तरीके से हमारा ये चलेगा। तो हम यहाँ पर साफ तौर पर बच्चों ये बात कह सकते हैं कि 4 मिनट में 14 यूनिट काम हो गया। मल्टीप्लाई करके इसके करीब में पहुंचना होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई किया आपने तो 70 तक पहुंच गए, और यहाँ 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ पर कित तक पहुंच गए, 20 मिनट। आपने ये देख लिया बाकायदा कि 20 मिनट में 70 यूनिट काम मेरे भाई यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं अगला मिनट मेरे भाई बुलाता हूं तो अगला मिनट मेरे भाई यहाँ पर आएगा ये बंदा और 3 यूनिट काम कर देगा, जो कि 73 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ 72 कराना है।
तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं तो मेरे भाई यहां पर क्या करूंगा, तो यहां पर मैंने आपको तरीका बता रखा है कि आंसर कैसे लिखते हैं। जितना देर हो गया है उसको यहां पर लिख दो। अब लाइन खींच दो, दो भाग करो मेरे भाई। यहां पर 72 में से 70 घटा दो, कितना काम बचा है, 2 यूनिट काम बचा है। और जो करने आएगा वो कौन आएगा, तो उसकी सफिशिएंसी यहां लिखो। ऊपर में रिमेनिंग लिखते हैं और नीचे में जो करने आता है उसकी वैल्यू लिखते हैं। 20 सही इतना मिनट मेरे भाई। तो मुझे इसको कैलकुलेट करने की एग्जैक्ट जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी जो है वही 20 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो 20 मिनट और कुछ सेकंड, और 20 मिनट और कुछ सेकंड कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी में है मेरे भाई। यहाँ समझ में आ गया बात। यहाँ पे एकदम हल्के हल्के सवाल हैं यहाँ पे, आप देखिए। अब आपके सामने चलिए मेरे भाई यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, और वो यहाँ पर कौन सा सवाल है आपके सामने, यहाँ पर ये है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों, तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे पता है। एक तो ऐसे सवालों को आप वैल्यू पुटिंग के नाम से भी बना सकते हो, और एक ऐसे सवालों को मेरे भाई जो है वैल्यू पुटिंग छोड़ करके आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो कि सर हम बेसिक से जाकर के बना पाए। मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ बेसिक का तरीका। मैं बोलता हूँ हमेशा कि तुम ऐसी वैल्यू रखो चारों ऑप्शन अलग आ जाए और क्वेश्चन में भी आ जाए। जैसे मानो लेट से x बराबर 2 ले लो और y बराबर 1 ले लो। चलो सारे ऑप्शन में देखो, 5 का डबल 10, 10 में से 4 गया तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 5 का डबल 10, 10 में 4 जोड़ोगे तो रूट अंडर मेरे भाई यहाँ पर 14 आ जाएगा। यहाँ 10 में से 4 गया तो ये रूट 6 आ जाएगा मेरे भाई, और 10 में 4 जोड़ोगे तो 14 आ जाएगा। सारे के सारे ऑप्शंस तुम्हारे क्या हैं, अलग हैं। अब सारे के सारे ऑप्शंस अलग हैं तो अपने क्वेश्चन में भी मान रखो और अपना लेकर के आओ, ठीक है। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे x का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 का 25 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। 40 इंटू 2 इंटू 1 मेरे भाई यहाँ पर 80 हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ 1 है, 1 इंटू 16 मेरे भाई कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है भैया। यहाँ पे आगे अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा बोलेंगे सर 5 का डबल 10 और 4 मेरे भाई रूट अंडर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आ जाओ चलो सर, यहाँ पर 100 में से 16 गया तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 16 गया तो सर रूट अंडर 84 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पर ये हमारा क्या, 10 में से 4 गया तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 6 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूँ, ये जो 84 है ना, 84 14 इंटू 6 बनता है। तो 84 को तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो रूट 14 और इंटू मेरे भाई रूट 6 लिख सकते हो। आप देखो अब जो भी आपकी कटिंग कुटिंग है मेरे भाई उसको उड़ाओ। 14 से तुम्हारा 14 पूरा चला जाएगा। यहाँ देखो 100 में से 80 चला गया, 20 में 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36 हो जाएगा। रूट 6 को गुना करोगे 6 हो जाएगा। ये इसको काटेगा 6 बार में। कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। बात खत्म। ये तरीका मैंने तुम्हें क्यों बताया वैल्यू पुटिंग। आज हो सकता है ये इनइक्वालिटी तुम्हें इस फॉर्मेट में दी गई हो, कल के दिन हो सकता है कुछ ऐसी फॉर्मेट हो जिसको सॉल्व करना आसानी ना हो और पेपर में तुम्हारा क्वेश्चन आ जाए। बैठ करके वहां वक्त तो बर्बाद नहीं करोगे तुम भाई। तुम्हारे CBT 2 का पेपर है यहाँ पे, वहां पर तुम्हें क्वेश्चंस को उड़ाना है, तब जाकर के तुम रेस में एग्जिस्ट भी कर पाओगे, कट ऑफ को क्लियर भी कर पाओगे। और वैसे बेसिक तरीके से सोचो तो कभी तुम्हारा भला नहीं होगा। ऑलरेडी देखो ALP CBT 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वहां पर वैल्यू पुटिंग ही सहयोगी होती है। मैं यहाँ पर y बराबर 0 लेकर के भी बनाता, लेकिन उसमें मेरे 2 ऑप्शन सेम आ जाते हैं और आप वहां वेरीफाई नहीं कर पाते, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। ठीक है। x बराबर 0 ले लो मेरे भाई, उससे भी तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक है। तो x बराबर 0 लेके भी तुम बना सकते हो अगर तुम चाहते। कई सारे तरीके हैं, सिर्फ एक ही चीज थोड़ी है। जैसे मैं इस सवाल को और शॉर्ट में अगर तुम बोलो गुरुजी इसको तो और शॉर्ट में आप बना दो, और शॉर्ट में भी हो सकता है। एक वेरिएबल को 0 ले लो ना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे मानो मेरे भाई यहाँ पर मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ। मैं x को क्या ले लेता हूँ, 0। x को 0 लेने से ये वाला ऑप्शन तुम्हारे सामने इसके बराबर, x को 0 ले लेने से यहाँ पर ये वाला ऑप्शन इसके बराबर, x को 0 लेने से ये ऑप्शन इसके बराबर, और x को 0 लेने से ये ऑप्शन इसके बराबर। चारों ऑप्शन तुम्हारे अलग अलग आ गए कि नहीं आ गए, देख लो चारों ऑप्शंस अलग अलग आ गए। अब क्वेश्चन में भी दिखाता हूँ, x को 0 लेने से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जहां जहां पर x है ना, 0 इंटू समथिंग मेरे भाई, सारा जगह से तुम x उड़ा दो। यहां से भी मेरे भाई तुम x को उड़ा दो, यहां से भी तुम मेरे भाई यहाँ पर x को उड़ा दो, हर जगह से तुम x को उड़ा दो, और यहां से भी तुम मेरे भाई यहाँ पर x को उड़ा दो। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब बोलोगे सर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बताता हूँ ना कैसे सॉल्व करेंगे, उतना घबराना तुमको क्यों है। तुम एक बात करो, यहाँ पे ये देखो मेरे भाई, यहाँ पर समझना तुम्हारे सामने क्या है, तो 16y² है मेरे भाई, यहाँ पर परफेक्ट है। 4y का रूट करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, चुपचाप ऐसे यहाँ पे रूट अंडर 4y ही रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है। ये रूट और ये रूट दोनों को एक ही रूट में अगर मैं यहाँ रखता हूँ, एक ही रूट के अंदर मैं रखता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ये बताओ 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 64 हो जाएगा। और 64 क्या हो जाएगा, तो 64 का y³ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 64y³ हो जाएगा। इसको बहुत तरीके से नाजुकता से तुमको हैंडल करना होगा, तब जाकर के तुम्हारी बात बनेगी। ये जो तुम्हारे सामने 16y² है, इसको तुम मेरे भाई यहाँ रहने दो। ये √4y है, तुम इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। √4y को तुम चाहते हो तो 4 का रूट करोगे तो इतना हो जाएगा, y पर स्टिल हमारा रूट बना रहेगा। ठीक है मेरे भाई, 64 का रूट करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 64 का रूट करोगे तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो y³ है ना, इसके ऊपर में रूट दिया गया है, मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ y√y। लेकिन फिर तुम बोलोगे सर ये आप कैसे कर दिए, यही प्रॉब्लम है मेरे भाई। y³ को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि सर y² × y यहाँ पे। ठीक है, इस y² का रूट करूंगा तो इतना हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा, तब समझ में आएगा अच्छा ये चीज y√y होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसको y√y भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में देखो तुम्हारा सवाल यहाँ पर ये कैसे और उड़ सकता है। आप इसको सीधा सीधा उड़ाओ, 8 से काटोगे कितनी बार में, 2 बार में। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर √y से तुम्हारा √y क्या होगा, खत्म। y से तुम्हारा 1 पावर खत्म, 2 × 2 से कितना, 4y। और कौन सा ऑप्शन में मेरे भाई यहाँ पर 4y है बताना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में, एक बार यहाँ कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, माइनस प्लस की गड़बड़ी तो नहीं हुई है बाबू, बता दो। इसको सरल करो, ये तो फिर अलग ही आंसर आ रहा है यार इसमें तो, x = 0 रखने पे हैं, x = 0 रखने पे तुम्हारा जो उत्तर है, हैं? क्योंकि रूट से बाहर आने पे दो तरह की वैल्यू आती है, +4y -4y, फिर इसमें तो डिफरेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये जो तुम्हारा 64 वाला है ना, इसमें 2 केसेस बन जाएंगे, तुम्हारा दोनों माइनस दिया गया है, फिर इसमें यहाँ पर दोनों बन जाएगा, फिर इसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे, यानी इस वैल्यू पे तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसीलिए मैंने 0 वाला केस नहीं लिया था पहले जो मैंने केस लिया था वो सीधा सीधा नंबर वाला केस लिया था, कि जिस पर तुम्हारी बात, तुम्हारा चीजें बड़ी आसानी से मेरे भाई यहाँ पर बन पाए। बाकी अगर हम देखें यहाँ पर तो डी, कुछ लोग देखो एक बार मुझे चेक कर लेने दो भाई, यहाँ पर है ना, x = 2 y = 1, 10 + 4 14 आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ देखें तो रुक जाओ मेरे भाई, 25 चौके 100, और यहाँ पर मेरे भाई 40 × 2 80 हो गया हमारे सामने बच्चों। हम वेरीफाई कर लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 10 और 4 मेरे भाई 14 हो गया, 100 में से मेरे भाई 16 चला गया तो हमारे सामने कितना हो गया, 84, जिसको 14×6 कह सकते हैं। और 10 से 4 हमारा चला गया तो 6 चला गया, ये हमारे सामने 6 आ जाएगा, 20 36 आ जाएगा मेरे भाई। इससे देखो, इस वाले वैल्यू से तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, और इस वाले से मेरे भाई यहाँ पर जो है तुम्हारे सामने +4y आ रहा है, और +4y किसको डिनोट करता है, तो ऑप्शन नंबर डी को करता है। मामला कहीं ना कहीं फंस रहा है। ठीक है, एक से ए आ रहा है, एक से डी आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बेसिक्स एक बार देखना पड़ेगा क्या है, और फिर बाद में हम चेक भी करेंगे कि डिस्क्रिपेंसी जो आई है वो कहां पर आई है और कैसे आई है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में कई सारे तरीके हैं सवाल को बनाने के, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आराम से बनाते हैं। आप जैसे इस क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए एक बार, यहाँ पर क्या है। आप अगर देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 5x का स्क्वायर है, यहाँ देखोगे ये 4y का स्क्वायर है। ठीक है, और ये 2ab है। कहने का मतलब क्या है, a² + b² - 2ab वाला कहानी है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि सर ये देखो 5x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ये देखो सर ये 4y का स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना होगा, 5 चौके 20 दूनी 40 -40xy हो गया मेरे भाई, ये हमारे सामने हो गया। यानी ओवरऑल हम बात करें a² + b² - 2ab। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे कि सर ये 5x - 4y, और यहाँ पर ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। इनटू हमारे सामने कितना हो जाएगा, √5x प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4y भी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वाले केस में हम क्या कह सकते हैं, तो ये आपका हो गया a² - b², तो a - b × a + b। तो इसको अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हो कि सर यहाँ पर ये हो जाएगा a - b हो जाएगा सर यहाँ पे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू हमारे सामने a + b हो जाएगा, ये हमारे सामने a + b हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 5x - 4y भी हो जाएगा। आप यहाँ पर एक बार थोड़ा कटिंग करो, जैसे यहाँ प्लस वाले से प्लस वाले को पूरा पूरा खत्म कर दो। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 5x - 4y का ऊपर में क्या है, तो होल स्क्वायर है। नीचे में अगर हम देखते हैं तो रूट को रूट से गुना करने पे मेरे भाई यहाँ पर खाली हमारे सामने इतना आ जाएगा, ये हमारे सामने आ जाएगा। समझ गए मेरी बातों को लेकर के। अब इसको जब मेरे भाई यहाँ पर तुम इससे एक पावर को काटोगे ना, तो खाली तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, ये होगा।
यानी आप ऐसे सवालों को हमेशा समझिए कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ऐसे सवाल होते हैं कभी भी, तो एक तो तुम इसको बेसिक से जा सकते हो और दूसरा इसके अलग अलग इंटीजरल मान ले सकते हो, जैसे x की वैल्यू अलग और y की वैल्यू। और बाकी मेरे भाई प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी रेलवे गणित की किताब हमने बना रखी है, इसकी सेकंड एडिशन आ गई है, तुम यहाँ से मेरे भाई प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी सेशन मेरे भाई यहाँ पर कैसा लगा बता दो। और रेलवे ग्रुप डी की भी बुक्स हमारी आ चुकी है जो कि सारा अवेलेबल है और बहुत ही कम कीमतों पर अवेलेबल है, इनका कॉम्बो भी अवेलेबल है इंग्लिश हिंदी सब जगह पे, ठीक है। तो जो भी हमारे ग्रुप डी के साथी चाहते हैं मेरे भाई यहाँ से वो मंगा ले, ठीक है। तो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और बढ़िया तरीके से मेरे भाई आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।